देखो जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री के खंड 2 जिसका नाम है अकार्बनिक रसायन। कैसे कि खंड 1 में था भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, खंड 2 में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन जिसे होता क्या है, तो केमिस्ट्री की वैसी शाखा यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़ करके अब बाकी सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन को छोड़ करके जितना भी तत्व है उसका भौतिक और रासायनिक गुण, जितना भी उसका यौगिक है उसका भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो वही ब्रांच आपका कहलाता है अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बनिक को छोड़ के बात करना है, ठीक ना। कैसे कि वो कार्बन एक ऐसा तत्व है कि अकेले बहुत सारा यौगिक बनाता है, इसलिए ओकरा अलगे को ब्रांचे बांट दिया है सब। जितना जैसे कार्बन को छोड़ करके जितना भी तत्व है ना वो सब मिल करके टोटल मान ली कि 50 लाख यौगिक बनाता होगा। कार्बन अकेले जो है उसका अरबों खरबों में यौगिक है, अकेले कार्बन के यौगिक अरबों खरबों में है। ये सब जितना भी है बच गया 117 गो, वो सब 117 मिल करके 50 लाख ठीक से नहीं बनाता है सब, और अकेले कितना में है। इसलिए कार्बन के वो अलगे ब्रांच बना दिया सके, ओकरा में खाली कार्बन के ही पढ़ेंगे, आप बाकी सब की में समेट लिया अलगे। इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन को छोड़ के बाकी सब का अध्ययन करते हैं। तो लिखिए रसायन का वह शाखा रसायन विज्ञान का वह शाखा सबसे अच्छा रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम कार्बन को छोड़कर बाकी अन्य सभी तत्वों के एवं उनके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। हो गया ना, अकार्बनिक रसायन हो गया आपका। अब देखिए अकार्बनिक रसायन में हम लोग को पहला लेसन पढ़ना है, पूरा बुक के अनुसार लेसन 6, अकार्बनिक रसायन के लिए लेसन 1। तो पहला लेसन उसके लिए आपका चैप्टर का नाम है तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। तो चैप्टर का नाम लिखिए लेसन 6 से हेडिंग दीजिए उसका। देखो बालक, चैप्टर का नाम है तत्वों को अलग करने की सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। इसका मतलब है कि तत्व जो है किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़े हुए रहेंगे, किस रूप में रहेंगे हम भी नहीं कह सकते हैं। जनरली उसको हम लोग खनिज अयस्क कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा तत्व है जो क्रियाशील होता है, बहुत सारा ऐसे तत्व है जो क्रियाशील नहीं होते या कम क्रियाशील होते हैं। कुछ तो ऐसे तत्व है जो किसी के साथ क्रिया करबे नहीं करता है, तो जो किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा तो अलगे रहेगा, और जो अलग होगा उसको अलग क्या करना पहले से, और अलग तो उसको किया जाएगा जो किसी न किसी के साथ चिपका हुआ रहेगा। और कौन चिपका रहेगा, तो जो क्रियाशील तत्व होगा वो। तो क्रियाशील तत्व हो या मध्यम क्रियाशील तत्व हो जो दूसरे तत्वों के साथ चिपके हुए रहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसी को अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहले अयस्क खनिज ये सब, लेकिन उससे भी पहले पढ़ेंगे कि कौन मुक्त अवस्था में रहता है, मतलब किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ रहता है, कौन संयुक्त अवस्था में रहता है। तो पहला टॉपिक लिखिए धातुओं की मुक्त अवस्था। धातुओं की मुक्त अवस्था लिखिए प्रकृति में पाए जाने वाली धातु की वह अवस्था
प्रकृति में पाए जाने वाली धातु की वह अवस्था, प्रकृति में पाए जाने वाली धातु की वह अवस्था जिस पर जलवाष्प, जिस पर जलवाष्प कोमा वायुमंडल कोमा ऑक्सीजन कोमा CO2 या अन्य धातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी अन्य अधातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य अधातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे धातु की मुक्त अवस्था कहते हैं। उसे धातु की मुक्त अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब कि धातु है लेकिन उस पर ना तो जलवाष्प के प्रभाव पड़ेगा, ना वायुमंडल का, मतलब ना CO2 का, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो मुक्त अवस्था में रहेगा, और किसी के साथ अभिक्रिया कर लिया तो संयुक्त अवस्था में हो जाएगा। तो कौन कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, यही सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए तो हमेशा चमकते रहता है, क्योंकि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो लिखिए जैसे में AU कोमा AG, AU कोमा AG कोमा PT इत्यादि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इत्यादि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन एवं सभी अक्रिय तत्व भी, इसके अलावा नाइट्रोजन एवं सभी अक्रिय तत्व भी, सभी अक्रिय तत्व भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, हो गया ना। नाइट्रोजन तो मुक्त अवस्था में पाया ही जाता है, इसके अलावा 6 गो अक्रिय तत्व है ना, वो सभी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि उस पर भी इसका कोई प्रभाव। चलिए अब लिखिए धातुओं की संयुक्त अवस्था, धातुओं की संयुक्त अवस्था। धातुओं की संयुक्त अवस्था लिखिए वैसा तत्व जो क्रियाशील होते हैं, वैसा तत्व जो क्रियाशील होते हैं, वैसा तत्व जो क्रियाशील होते हैं और जिस पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, और जिस पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन कोमा जलवाष्प कोमा CO2 इत्यादि का प्रभाव आसानी से पड़ता है, इत्यादि का प्रभाव आसानी से पड़ता है, उसे धातु की संयुक्त अवस्था कहते हैं। उसे धातु की संयुक्त अवस्था कहते हैं, कहते हैं। जैसे में लिखिएगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, तीनों बोल दें, कलारी ला समझ लेगा सर। लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक नहीं, जिंक,
Cu इत्यादि। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर इत्यादि धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इत्यादि धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में पाया जाता है सब, मतलब किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करके उसे जुटा हुआ रहता है। तो देखो अब है टॉपिक खनिज। खनिज खनिज अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मिनरल्स। देखो जैसे होता का खनिज है, जिसे हम लोग जानते हैं कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु होता है वह किसी ना किसी के साथ जुटा हुआ रहता है ना। हम लोग जानते हैं कि अधिकांश तत्व जो है भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अब भूमि के अंदर, तो भूमि के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा है? भूमि के अंदर 47% ऑक्सीजन है और वायुमंडल में 21%। सोच लो व्यवस्था अगला कहाँ बनाना है? अगला व्यवस्था जमीन के अंदर बनाना है। रुको ना, तो बताते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ये सब क्रिया कर लेता है ना। हमको जो भी अधिकांश तत्व प्राप्त होता है जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। ये सब जमीन के अंदर रहेगा तो क्रियाशील हो जाएगा ना। तो ये सब अभिक्रिया करके अंदर चट्टान के रूप में जम जाता है। चट्टान के रूप में जमल निकलता है, पत्थर जैसा बड़ा बड़ा या छोटा छोटा भी चट्टान बन जाता है। तो कोई भी ऐसा चट्टान जिसमें कुछ ना कुछ धातु का मात्रा हो या धातु का अंश होता है, कोई भी ऐसा चट्टान जिसमें थोड़ा सा भी धातु का अंश होता है तो उसको खनिज कहते हैं। जिसे मिनरल वाटर पिए हैं कहियो? मिनरल वाटर का मतलब होता है ना उसमें कोई ना कोई खनिज रहेगा। खनिज मतलब उसमें कोई ना कोई धातु के अंश रहेगा उसमें, तो उसी को मिनरल वाटर कहा जाता है। यानी खनिज वाला पानी, सीधा सीधी बात कर। तो खनिज किसको कहते हैं? तो कोई भी चट्टान जिसमें कुछ ना कुछ धातु का अंश होता है या मात्रा होता है, उसी को खनिज। पूछो। ऑक्सीजन, हाँ। इसलिए क्योंकि वो मिट्टी के कणों के बीच में ऑक्सीजन है। जो कैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन फैला हुआ है, और जमीन में जो ऑक्सीजन है ना हमारा भू प्रपट्टी में, जमीन के ऊपरी परत में, तो मिट्टी के कणों के बीच में है। समझे? मिट्टी के कण तो निकलता है तो वो तो ऊपर गैस ऊपर फैलता है ना। मिट्टी के कणों के बीच में जब तक, तब वो जैसे फैलेगा, लेकिन गैस हमेशा किधर फ्लो करता है? तो ऊपर में भाग जाएगा, सब छेद मिलेगा और ऊपर चल जाएगा, तो वहां ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। इसलिए हम जमीन के अंदर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन मिट्टी कणों के बीच निकलता है सब ऊपर चल जाता है वायुमंडल में। कोई भी हो सकता है जो लाभदायक हो, जैसे कि लोहा हो, कॉपर हो, जिंक हो, ये सब लाभदायक धातु है हमारे लिए। लेकिन खनिज में वैसा चट्टान जिसमें कुछ ना कुछ धातु के अंश पाए जाते हैं, वैसा चट्टान जिसमें कुछ ना कुछ धातु के अंश पाए जाते हैं, वैसा चट्टान जिसमें कुछ ना कुछ धातु के अंश पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। उसे खनिज कहते हैं। हो गया ना? कुछ पाया जाएगा थोड़ा सा भी तो क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। अब लिखिए अयस्क। अयस्क इसको क्या कहते हैं? और फेंक रहे हैं, और
ई अपना स्टाइल है। हाँ देखो अयस्क क्या है, सुनो नहीं बालक, सुनो वैसा खनिज, वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, जिसमें धातु की मात्रा, और उससे आसानी से एवं कम खर्चे पर धातु को निष्कर्षण किया जाता है, तो वैसे अयस्कों ही कोई खनिज है। अभी ने कि मान ला कि कोई हम चट्टान मिला जमीन से आ ओकरा से पता चला कि निष्कर्षण करे में खर्चा हो गया 1 लाख है, आ ओकरा से 10,000 के सामान्य निकला, तो अयस्क में नहीं गिनाएगा, ओकरा खनिजे रहे दो। अयस्क वैसे चट्टानों कहा जाता है जिसे कम खर्चा में और आसानी से बहुत अधिक मात्रा में धातु प्राप्त किया जा सके, यानी कि फायदा वाला बिजनेस की बात किया जा रहा है। देखिए वैसा खनिज जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहता है, वैसा खनिज जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहता है, पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहता है, उसे अयस्क कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। एगो दूसरे शब्दों में लिखिए, वैसा खनिज जिसमें धातु बहुत अधिक मात्रा में, वैसा खनिज जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धातु, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धातु के अंश पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में धातु के अंश पाया जाता है, जिससे शुद्ध धातु आसानी से, जिससे शुद्ध धातु आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, Al2S2, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कोमा गैलेना, सूत्र भी लिखते चलिएगा, गैलेना सीसा का अयस्क है, सीसा धातु है ना, कांच, कांच यौगिक है, गैलेना सीसा का अयस्क है। कोमा, कोमा अब मान लो कि देखो कोमा दे दिया ना, सीना पर मान लो कि बॉल लगा दिए आ उसको जलाने के लिए कहना है, तो क्या कहेगा सर, सीना पर बॉल लगा के कौन है कि जलाओ ओकरा, दूसरे शब्दों में कहो बाग गादा, सीने बाग लिखो, कौन है कि सीने बाग, सीने बार क्या होगा, HGS, हाँ सीनेबार पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है। और इत्यादि कर लीजिएगा, इत्यादि। एगो नोट लिखो, बिना नोट की जगह से खाली घर है, तो नोट लिखो, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं।
लेकिन सभी खनिज अयस्क काहे कि देखिए बोले थे कि जगह में धातु का अंश पाया जाता है वो खनिज होता है और जगह में अधिक मात्रा में पाया जाता है वो तो अयस्क भी तो खनिज हो ही सकता है, लेकिन अयस्क होने के लिए धातु की मात्रा और सब में होता नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही।